हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है एडिटोरिया बुक से, उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सामान्य वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोबार। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं, आइसोहेलाइन की अगर बात करते हैं तो महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइसोथर्म की अगर बात करते हैं तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। और आइसोहेल की अगर बात करते हैं तो समान धूप अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है। देखिए, विश्व की अगर सबसे बड़ी ताजे पानी का झील पूछेगा तब आपका आंसर जो होगा वो होगा सुपीरियर झील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेगा तब आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील पूछेगा तब आपका आंसर होगा बैकाल झील। और अगर भारत के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछता है तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगा बुलर झील, और सबसे अधिक खरे पानी की जो झील होगी वो होगी सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है। कोलकाता की अगर बात करते हैं तो कोलकाता से याद रखिएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर और सूचना सेवा केंद्र जो है वो हैदराबाद में है। और कानपुर में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय सकरा संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य प्राणी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व वन्य प्राणी दिवस जो है वो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अक्टूबर को। वहीं अगर 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक साइड संगठन के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड मुख्यालय के नाम दिए गए हैं। सार्क का ढाका यही गलत है, क्योंकि सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना हुई है 1985 में। इसका फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फिर आगे है यूरोपीय ऊर्जा आयोग जिनेवा सही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन सही है, एशियाई विकास बैंक मनीला सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड महारत्न कंपनियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो यह 1964 में स्थापना हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की अगर बात करते हैं तो 1956 में। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो 1984 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है मुद्रास्फीति का संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। कीमत में वृद्धि होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। मुद्रा का मूल्य जो है वो गिर जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। साख की मात्रा घट जाती है, ये गलत है। क्योंकि देखिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में वृद्धि होती है, घटती नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो रोजगार की मात्रा जो है वो बाजार की मांग पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार की मांग पर निर्भर करता है। देखिए, मांग जो है वो मांग उत्पादन में वृद्धि को नियंत्रित करता है। मांग में कमी होने पर उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है और फलस्वरूप जो है वो बेरोजगारी उत्पन्न होता है। और मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन बढ़ता है, जिसके लिए अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है और रोजगार का सृजन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 6 अप्रैल 1948 को। तत्कालीन उद्योग मंत्री जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 को। और फिर दूसरी औद्योगिक नीति जो आई थी वो 1956 में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है भूमि विकास बैंक किस प्रकार की साख सुविधा प्रदान करती है? तो भूमि विकास बैंक जो है वो मूलतः दीर्घकालीन साख जो है वो उपलब्ध कराती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन। याद रखिएगा, भूमि विकास बैंक का जो शुरुआत है वो भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। यह जो है वो 1 अप्रैल 2001 से प्रारंभ हुई थी, ये गलत है। 1 अप्रैल 2007 से यह प्रारंभ हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से लेकर 2012 तक। कह रहा है इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम तथा समावेशी विकास था, ये बिल्कुल सही है। इस योजना में जीडीपी की औसत वृद्धि दर 8.3% थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य स्कूली शिक्षा था, ये गलत है, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए जो विषय था वो विषय वस्तु जो थीम था वो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था, स्कूली शिक्षा नहीं था। यहाँ प्रारंभिक शिक्षा होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो पहला और ए और डी जो है वो यहाँ गलत है और बी और सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, तो क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, यही इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्योंकि जो मुद्रा है वो सार्वभौमिक रूप में इसलिए स्वीकार है क्योंकि इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। आप एक चीज़ लेकर मुद्रा देके कोई चीज़ आराम से आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उस अवधि के राजस्व से अंतर्निहित साथ ही साथ स्पष्ट लागत की कटौती से ब्लैंक का आंकड़ा मिलता है, तो इससे आर्थिक लाभ का आंकड़ा मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक लाभ। देखिए, आर्थिक लाभ को राजस्व और लागत के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। आर्थिक लाभ बराबर क्या होता है? राजस्व माइनस स्पष्ट लागत माइनस निहित लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्थिति को लागू हुआ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर 2013। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड विदेशी यात्री हैं, दूसरे साइड शासक के नाम दिए गए हैं। डायोनिसस की अगर बात करते हैं तो यह अशोक के साथ मैच करेगा। डाइमेक्स की अगर बात करते हैं तो बिंदुसार के साथ। हेंसोंग की अगर बात करते हैं तो हर्षवर्धन के साथ। और फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य की पहचान करें। कह रहा बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण भी कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। जो बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, जिसको कि बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण जो है वो कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य जो है वो ऋषिपत्नम में दिया था। हाँ, बिल्कुल सही है, ऋषिपत्नम या सारनाथ में दिया था, और जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी है, ये गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो मूलतः अनईश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। तो भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, और हिंद यूनानी ही जो थे वो भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि ये सिक्के जो हैं वो किन किन राजाओं के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी शासकों में जो सबसे अधिक विख्यात था वो था मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अलाउद्दीन जो था वो दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसके समय में भू राजस्व की दर उपज की 1/2 भाग्य थी, ये भी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है।
मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी था, ये गलत है, क्योंकि यह जो था वो बाजार के मूल नियंत्रण से संबंधित अधिकारी हुआ करता था, ना कि राजस्व अधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन से और भी याद रखिएगा, अलाउद्दीन जो था वो बाजार नियंत्रण हेतु एक नया विभाग दीवाने रियासत का सृजन किया था, और अलाउद्दीन ने स्वयं को सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर प्रणाली मुगल काल में प्रचलित नहीं थी, यह पूछ रहा है। तो मिल्क ही नहीं था, क्योंकि मुगल काल में अनुदान में दी गई जो लगानहीन भूमि होता था उसको सलयुगल या फिर मदद या मास या मिल्क कहा जाता था। बाद बाकी ये जो जब्ती है, दहसाला है, नस्क है, ये सब एक कर प्रणाली थी मुगल कालीन व्यवस्था की, जिसमें दहसाला और जब्ती जो था वो टोडरमल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और नस्क कर प्रणाली जो था जो औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से जुड़े किस संत का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। रामानंद का हुआ था, तुलसीदास का हुआ था, रैदास का हुआ था, चैतन्य स्वामी का नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य स्वामी। इनका जन्म जो है वो बंगाल के मायापुर गाँव में हुआ था। चैतन्य स्वामी से याद रखिएगा, इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया था और साथ ही सकीर्तन प्रथा को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए, ईरान का सम्राट था यह नादिर शाह, जो कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और उस समय दिल्ली का शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नादिर शाह से याद रखिएगा, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है, और ये जो दिल्ली पर आक्रमण करता है, इसी आक्रमण में नादिर शाह जो है वो शाहजहां के द्वारा जो निर्मित था मयूर सिंहासन और उसको और कोहनीर हीरा को लेकर फारस लौटता है। तख्ते हाउस जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह हुआ वो मोहम्मद शाह ही हुआ। मोहम्मद शाह से एक चीज़ और याद रखिएगा, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने के कारण अधिक याद किया जाता है। यह बात कर रहा है लॉर्ड डलहौजी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। इसका टेन्योर जो था वो 1848 से लेकर 1856 तक था। डलहौजी अपने शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 17 को 1848 में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, और फिर 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। डलहौजी से याद रखिएगा, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, और इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, और गवर्नर जनरल की एक साइड संस्था एक साइड गवर्नर जनरल है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। तो यह किससे मैच करेगा? लॉर्ड रीडिंग से मैच करेगा, क्योंकि इसका टेन्योर था 1921 से लेकर 1926 तक। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। 1907 की अगर बात करेगा तो यह मैच कर जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय से, क्योंकि लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था वो 1905 से लेकर 1910 तक था। फिर दास प्रथा का उन्मूलन ये हुआ था 1843 में। यह मैच करेगा लॉर्ड एलन बैरो से, क्योंकि ये था 1842 से लेकर 1844 तक। फिर है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। तो यह मैच करेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक से, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का था 1828 से लेकर 1835 तक। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा वाक्य जो है वो अंकित होता था। तो यह गदर पार्टी का अखबार था, गदर। इसी के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा वाक्य जो है वो अंकित होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गदर पार्टी। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और सोहन सिंह भखाना जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो चटगांव शास्त्रागार आक्रमण से संबंधित था। तो वो थे सूर्यसेन, जिनको कि मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन। याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के चटगांव में जो ब्रिटिश शस्त्रागार था उस पर सूर्यसेन जो थे वो अपने साथियों के साथ आक्रमण कर देते हैं, और इसी कारण फिर उन्हें गिरफ्तार करके 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्ति एवं समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। बी राघवाचारी द हिंदू,
यहाँ असत्य पूछ रहा, तो ये तो सही है। नवीन चंद्र राय ज्ञान प्रकाश, ये गलत है, क्योंकि नवीन चंद्र राय जो है वो ज्ञान प्रदायिनी नामक समाचार पत्र का संपादक और प्रकाशन किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो इन्होंने यह नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस जो था वो 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके फिर पूना के आगा खां महल में रखा गया था। एक नाम इससे और याद रखिएगा, उषा मेहता। उषा मेहता जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। गुजरात के बारदौली में 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था? तो देखिए 1928 में गुजरात के बारदौली में किसानों ने सरकारों के द्वारा बढ़ाए जाने जो टैक्स बढ़ाया गया था उसके कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। और फिर यही बारदौली सत्याग्रह आंदोलन सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा कर में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को कहाँ भंग किया था? आप लोगों को याद होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो थे वो अपने 78 समर्थकों, कहीं कहीं 78 भी रहेगा, कहीं कहीं 79 भी रहेगा, समर्थकों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी हेतु प्रस्थान करते हैं और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को भंग किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डांडी। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से किसके समान है? तो यह प्रदीपीय पठार के समान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? तो वो है राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं गॉडविन आर्मस्ट्रांग की अगर बात करते हैं तो ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और माउंट एकांगुआ की अगर बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। लक्षद्वीप में सदाहरित वन पाए जाते हैं, यह सही है। गोदावरी डेल्टा में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, यह सही है। जेनिफर नामक वृक्ष जो है वो अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर साल वृक्षों की बहुलता देखने को मिलती है, ये गलत है। क्योंकि देखिए दक्षिण भारत के जो नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, पालनी पहाड़ियाँ हो गया, ये सब पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर तेल और औषधीय दृष्टि से जो उपयोगी वृक्ष हैं जैसे कि यूकोलिप्टस, सिनकोना, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर साल वृक्ष जो है वो नहीं के बराबर ही पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड राज्य हैं। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश, घाना पश्चिमी बिहार है राजस्थान, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर और नागालहोर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि कांग साप्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कांग साप्ती परियोजना, फरक्का परियोजना, ये दोनों परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। वहीं अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो नाथपा इकारी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डल्ली तथा राजहारा किस खनिज के महत्वपूर्ण खदानें हैं? तो यह जो है डल्ली तथा राजहारा ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला, डल्ली, राजहंस की खदानें जो है वो लॉयस्क की महत्वपूर्ण खदान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा सही है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र सही है। केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम गलत है, क्योंकि केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र जो है वो रांची में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार
जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की दर कितनी है? देखिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करते हैं तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.64% है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है 1.6%। दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.7% है। अगर दशकीय पूछेगा तब आपका आंसर सी हो सकता है, लेकिन यहाँ वार्षिक पूछा है तो वार्षिक अगर पूछेगा तो 1.64% होगा। ठीक है। भारत में अगर जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 943 है। साक्षरता दर 73% है और सीसी लिंगानुपात जो है वो 918 है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो रेशम उत्पादन के लिए विख्यात है? तो बिहार में भागलपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो रेशम और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है हैम्बर्ग शहर जो है वो एल्ब नदी के किनारे स्थित है, सही है। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है, सही है। होली लैंड रोम को कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि होली लैंड जो है वो यरूशलेम को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। ग्रैंड कैनियन अमेरिका में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। एक साइड विज्ञान की शाखा दिया गया है, दूसरे साइड संबंधित अध्ययन दिए गए हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। एंथोलॉजी पुष्प अध्ययन से संबंधित है और ऑर्नियोथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए जीव द्रव जो में सर्वाधिक जो है वो 76% ऑक्सीजन, 10 से 11% कार्बन और 10% हाइड्रोजन और 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। और जीव द्रव का लगभग 80% भाग जो होता है वो जल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। याद रखिएगा जीव द्रव का जो नामकरण है वो पूर्व किंजे के द्वारा 1839 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जो है वो जैविक उद विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है यहाँ पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता को नियमों को प्रतिपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह पूछ रहा है। लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेटस ने किया था, यह भी सही है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लोबेरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर है वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है? तो पुष्प में पुमंग जो होता है वो नर जनन अंग होता है और पुमंग में ही एक से अधिक पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर में ही परागकण पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है? तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त वर्ग की जो खोज है वो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है? यह है सेरिबेलम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। और ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है सेरिबेलम, जो कि शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। वहीं अगर मेडुला ऑब्लंगाटा की अगर बात करते हैं तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो रक्तदाब एवं हृदय की धड़कनों का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा किया जाता है। सेरिब्रम की अगर बात करते हैं तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, जो कि बुद्धि एवं चिंतन का केंद्र होता है। और हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये सब का नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। आगे है कि जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है। तो एंजोला एक तैरती हुई जलीय फंड है जो कि शैवालों से मिलती जुलती है और यह एक जैव उर्वरक है जो कि धान की उपज को बढ़ाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजोला। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरोल। रेटिनॉल की अगर बात करते हैं तो ये विटामिन ए होता है। कैल्सीफेरोल की अगर बात करते हैं तो ये विटामिन डी होता है और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो बकरी की नस्ल नहीं है?
बीटल है, पश्मीना है, ब्लैक बंगाल है, गुरेज नहीं है। गुरेज, करना, भादरबा, भाकरबाल, लोही, ये सब जो है वो भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अति शीतल मीथेन गैस का बादल पाया जाता है? तो यह बरून ग्रह पर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बरून। याद रखिएगा, और यही रीजन है कि बरून जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। बरून की खोज जो है वो 1846 में गैले के द्वारा किया गया था। यह सूर्य से दूरी के में 8वां ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश पर, किलोमीटर, पार्सेक या मीटर? तो सबसे बड़ी होगी यहाँ पे पार्सेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्सेक। और एक पार्सेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन जो है वो दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? दूरदृष्टि का कारण नहीं है। लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये तो है। आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ये है। नहीं, आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये जरा दृष्टि दोष जो होता है, जो कि वृद्धावस्था में होता है, उसमें आँख की सामंजस्य क्षमता जो है वो घट जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना ही निकट के दिखाई देता है। यह दूर दृष्टि में नहीं होता है, यह जड़ा दृष्टि दोष में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना हुआ होता है? तो डायोड बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है और इस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। याद रखिएगा, डायोड बल्ब का आविष्कार जो है वो 1904 में फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। आगे है कि नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी हुई होती है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ी हुई होती है और टेफ्लॉन का जो निर्माण होता है वो टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है कि यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो है वो लगभग 46% के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, नाइट्रोजन का जो सबसे अच्छा उर्वरक होता है वो नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक साइड धातु है, दूसरे साइड यस्क के नाम दिए गए हैं। सोडियम चिली सॉल्ट पीटर सही है, पोटेशियम नाइटर सही है, कोबाल्ट क्रोमाइट गलत है, क्योंकि क्रोमाइट जो है वो क्रोमियम धातु का यस्क है, ना कि कोबाल्ट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली सिलाही बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये रतन टाटा को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा। और इन्हें यह पुरस्कार जो है वो राज्य में कैंसर उपचार की सुविधाओं में सहायता करने हेतु दिया गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। नदी, तालाब, वन, मरुस्थल, ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो गए, और मानव निर्मित जो बगीचा हो गया, फसल हो गया, पार्क हो गया, ये सब कृत्रिम हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फसल। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम टॉन्सले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न होता है। तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होने के दौरान अत्यधिक ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसी क्रिया के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। कह रहा प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम, तो ये हुआ था 1960 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 और वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो यह सब जो है वो सामने सामने ही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह किया है एशियान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एशियन। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? देखिए भारत में दो प्रमुख हॉटस्पॉट स्थल हैं, एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय। हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो प्रजातीय संपदा से अत्यंत धनी होता है और संकटों के बावजूद यहाँ पर प्रजातियों की स्थानिकता जो है वो उच्च रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला? तो ये मिला है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। वहीं भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करते हैं तो इसके द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और भारत परिषद अधिनियम 1892 की अगर बात करते हैं तो इससे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो ये संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करते हैं तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे कह रहा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं देश का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया सही है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड सही है, वित्तीय आपात ब्रिटेन ये गलत है, क्योंकि वित्तीय आपात हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्वलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, यह सब जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एक्चुअली इस टाइगर रिजर्व जो है वो 2010 से लेकर 2022 तक यहाँ बाघों की संख्या जो है वो दुगनी हो गई है और इसी के कारण इसे टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है? नागरिकता का परित्याग करने पर इससे हो सकता है, अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने पर इससे भी हो सकता है क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर इस पर भी हो सकता है, भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर इससे नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर बात करते हैं नागरिकता की तो नागरिकता का वर्णन जो है वो भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आगे है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 25 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 के तहत। वहीं अनुच्छेद 26 की अगर बात करते हैं तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अनुच्छेद 28 की अगर बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो लोकसभा के ही सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 93 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय करेगा। एक चीज़ लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अवैध घोषित हो जाता है फिर भी उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अवैध नहीं होगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति को हटाने हेतु एक महाभियोग की प्रक्रिया भी है जो अनुच्छेद 61 के तहत शुरू किया जा सकता है और इसके अलावा भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के तहत स्वयं भी त्यागपत्र देकर अपना पद जो है वो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है वो किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं?
तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के 2 की अगर बात करते हैं तो इसके अनुसार केंद्रीय मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं एक याद रखिएगा अनुच्छेद 75 का 3, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और एक याद रखिएगा अनुच्छेद 74, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा है निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 हो सकती है और सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की शक्ति जो है वो लोकसभा के ही पास है। 14 दिन पहले सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना पद जो है वो अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के बाहर भी बुला सकता है। तो यह राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर वो दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अभी तक ऐसा 2 बार हुआ है, एक बार हैदराबाद में और दूसरा बार श्रीनगर में ऐसी बैठकों का आयोजन जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था 85। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। और यह सूचकांक जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड जो है वो संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है और LS जो सिंघवी समिति थी उसी के सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। देखिए यहाँ हमेशा कन्फ्यूजन होता है 35वां और 36वां में, लेकिन देखिएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 यह कहता है कि सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त करके उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 कहता है कि इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 36वां संविधान संशोधन। इसके आगे 80 से लेकर 100 तक मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों को जो है वो PDF के लास्ट में अटैच कर दिया गया है। PDF के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि इसका PDF जो है वो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।